नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। ये टॉपिक शुरू करने से भी पहले मैं एक ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि अभी हमें 3-4 चीजें पढ़नी है। पहला तो मल्टी डायमेंशनल मॉडल, फिर हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं, और फिर डेटा क्यूब्स, इसके बाद स्कीमा वगैरह पढ़ना है। तो अगर मैं डायरेक्टली ऐसे ही एक एक टॉपिक करके पढ़ाता जाऊंगा तो तुम उतने अच्छे से चीजें रिलेट नहीं कर पाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं एक पूरा ओवरव्यू देता हूँ कि ये सारे टॉपिक कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं और कैसे ये मल्टी डायमेंशनल मॉडल आया कंसेप्ट। देखो, ये जो नॉर्मल डेटाबेसेस होते हैं, इनमें हम डेटा को 2D टेबल्स में, मतलब जिनमें रोज और कॉलम होती हैं, उनमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। तुमने प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ा भी होगा, डीबीएमएस में ईआर मॉडल वगैरह यूज करते हैं, और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग हम 2D टेबल्स में डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे वहाँ ईआर मॉडल का यूज करते थे, वैसा ही कुछ समझ लो कि यहाँ पे हम मल्टी डायमेंशनल मॉडल का यूज कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने से पहले या स्टोर करने के लिए। लेकिन हम कर क्यों रहे हैं ये समझो। देखो, नॉर्मल डेटाबेसेस में डेटा इतना ज्यादा नहीं होता था और ना ही इतनी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वहाँ करनी होती है, तो वहाँ पर 2D टेबल से काम चल जाता है। लेकिन जो डेटा वेयर हाउसेस में जो डेटा होता है, वहां पर हम बहुत कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज कोई कंपनी है, वो सेल्स के डेटा को एनालाइज करना चाहती है, तो वो उसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसे एनालाइज करेगी। जैसे एक एग्जांपल पहले ये वाला देखो, बाद में ये देखना। हाउ मेनी लैपटॉप्स वर सोल्ड इन कानपुर ऑन दिवाली लास्ट ईयर। अब देखो यहाँ पर कितने पैरामीटर हैं या कितने पर्सपेक्टिव से हम इसे एनालाइज कर रहे हैं, या फिर हम कहें कितने अलग अलग डायमेंशन से हम ये एनालिसिस करने जा रहे हैं। पहला क्या, प्रोडक्ट है, कैटेगरी उसकी लैपटॉप। दूसरा उसका लोकेशन, सिटी, स्टेट और टाइम, दिवाली लास्ट ईयर। इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पे 3 डायमेंशन है, टाइम, लोकेशन, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में वही किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, किस ब्रांड का है। लोकेशन में तुम्हारा किस सिटी में तुम देखना चाह रहे हो जो भी सेल्स है, स्टेट, कंट्री, और टाइम में तुम्हारा ईयर, मंथ, डे। तो इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होती है, उसके लिए जो 2D टेबल है वो इनफ नहीं है। हम डेटा को अलग अलग डायमेंशन से देखना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, इसलिए हमें मल्टी डायमेंशनल मॉडल की जरूरत पड़ी। अब कैसे वर्क करता है ये मॉडल, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो कि डेटा को स्टोर करने के लिए हम इस मॉडल का यूज करते हैं और डेटा को वहाँ पे स्टोर कर देते हैं, और इसके बाद जब हम क्वेरी रन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो बहुत फास्ट काम होता है, क्योंकि ऑलरेडी डेटा को हम अच्छे से अरेंज कर चुके हैं, ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। ये तो तुम समझ गए। अगर क्वेश्चन आ भी गया तो भी तुम लिख दोगे। बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल मॉडल क्या होता है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो तुम ये लिख देना। अब इसे पढ़ो, बिल्कुल आसान लगेगी। अ मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा। एक तरीका होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, स्टोर करने का, इन डेटा वेयर हाउस, सो दैट इट कैन बी एनालाइज फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी कि वही अलग अलग डायमेंशन से उसे देख सको। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे दिया कि अगर सपोज करो कोई कंपनी है, वो एनालाइज करना चाहती है डेटा, तो अलग अलग डायमेंशन के बेसिस पे करेगी, और दिस टाइप ऑफ एनालिसिस बिकम इजियर विद मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक, इतना तो तुम समझ गए। अब ये यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हैं, मतलब ये 2 टेबल, इनके बारे में समझ लो, ताकि ये जो अगला टॉपिक है ये भी समझ जाओ। फिर मैं तुम्हें 2 चीजें और रिलेट करके बताऊंगा इससे। पहली बात तो ये समझो कि डेटा वेयर हाउस में जितना भी डेटा होता है, वो मेनली हम 2 टेबल में डिवाइड करके उसको स्टोर करते हैं। पहली होती है फैक्ट टेबल, और दूसरी होती है तुम्हारी डायमेंशन टेबल। फैक्ट टेबल की बात करें तो दिस इज द मेन टेबल, इट कंटेन्स द नंबर एंड मेजरमेंट दैट वी वांट टू एनालाइज। यहाँ केवल बस इतना समझो। देखो, ये सब तुम खुद से रीड कर लेना, मैं तुम्हें बस मेन बातें बताता हूँ। जो फैक्ट टेबल होती है, उसमें मेन तुम्हारे नंबर्स होते हैं, मेजरमेंट्स होती हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो कि जैसे तुम सेल्स देख रहे हो, तो कितनी सेल्स हुई, ठीक है, कितने प्रोडक्ट बिके, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना तुमने डिस्काउंट दिया। ये सब जो नंबर्स हैं, जो वैल्यूज हैं, मेजरमेंट हैं, ये सब तुम्हारे फैक्ट टेबल में होते हैं। बात करें डायमेंशन टेबल की, तो ये तुम्हें एक तरीके की कंटेक्स्ट प्रोवाइड करती है टेबल। जैसे कि जो भी तुमने बोला कि ये प्रोडक्ट, इसकी इतनी सेल हुई है, ठीक, या इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो वो प्रोडक्ट है कौन सा, प्रोडक्ट का नेम, उसकी कैटेगरी, और तुम्हें क्या कहते हैं, उसका टाइम भी पता चलेगा, डे, मंथ, कब वो सेल हुई, कौन से ईयर में, किस सिटी में, उसकी लोकेशन पता चलेगी। तो ये जितनी भी अलग अलग डायमेंशन है, ये हमें ये हमें डायमेंशन टेबल से पता चलता है, और इनकी जो मेन जो वैल्यूज होती हैं, ठीक, वो हमें फैक्ट टेबल से पता चलती है। अभी डायग्राम अभी देखेंगे, टेंशन ना लो। बात करते हैं मेजर। मेजर कुछ नहीं है, खुद से पढ़ लेना। अभी मैं बस इतना बता रहा हूँ, मेजर क्या है, जो भी वैल्यूज है तुम्हारी,
जो भी हम लोगों ने यहाँ देखा, जो वैल्यूज हैं उन्हीं को मीजर कहते हैं। जैसे टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, 50,000, और इन्हीं वैल्यूज के ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करी जाती हैं, जैसे सम, एवरेज वगैरह वगैरह। अब यहाँ देखो, एक चीज और बता देता हूँ, ये जो फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल को जब तुम मिलाते हो, जब कंबाइन करते हो, तो तुम्हें डेटा क्यूब्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं अभी देखेंगे, टेंशन न लो। दूसरी चीज, ये जो डायमेंशंस हैं, अगर तुम इन्हें प्लॉट करके देखो, सपोज करो यहाँ है तुम्हारी लोकेशन, ठीक है, और यहाँ है तुम्हारा टाइम, और यहाँ है प्रोडक्ट, ठीक, ये प्रोडक्ट है, ये टाइम है, ये लोकेशन है। देखो ये 3 डायमेंशन है ना, टाइम, लोकेशन, प्रोडक्ट। तो वही जब हम 3 यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो हमें ये डेटा क्यूब्स मिल जाएगा, एक मतलब 3D स्ट्रक्चर क्यूब बन जाएगा। तो डायमेंशन से मैंने तुम्हें एक इसको एनालाइज करके मैंने एक तुम्हें कनेक्ट करके दिखा दिया, और दूसरा मैंने बताया कि जब तुम टेबल को कंबाइन करोगे तो तुम्हें क्यूब मिलेगा। देखो जो भी डायमेंशन टेबल से हमें एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, जैसे ईयर, प्रोडक्ट, वो सब यहाँ लिखे होते हैं, ठीक है, और जो हमें फैक्ट टेबल से जो वैल्यूज मिलती हैं वो यहाँ बीच में लिखी होती हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ब्लैक कलर की जो बाइक है 2010 में जो भी सेल हुई है वो ये लिखी है, 425 बाइक की सेल हुई। तो इस तरह इसको रीड करते हैं। यहाँ पे हमें सारे एट्रीब्यूट्स यानी सारी डायमेंशंस मिल जाती हैं, और यहाँ अंदर हमें वैल्यूज मिल जाती हैं। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दे दिया है, जैसे यहाँ देखो, ये तुम्हारा लिए लोकेशन है, ये टाइम है, और ये तुम्हारे प्रोडक्ट हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक की ये सेल है, और यहाँ पे उसकी वैल्यूज रखी हुई हैं। तो अभी तक हम क्या क्या समझ चुके हैं? अभी तक हमने देखा मल्टी डायमेंशनल मॉडल कैसे आया, क्यों यूज करते हैं, उसकी डेफिनेशन देखी, एक हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लिया, इस एग्जांपल से कनेक्ट करके देख लिया डेटा क्यूब्स कैसे फॉर्म होता है। अब इसके बाद हमने ये कंसेप्ट समझा, फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल, जिनको कंबाइन करके डेटा क्यूब्स बनता है। हमने डेटा क्यूब को रीड करना भी सीख लिया, कैसे क्या इसमें वैल्यूज को रीड करते हैं, और ये अब क्योंकि समझ गए हो तो अब ड्रॉ भी कर लोगे अच्छे से। अब देख लेते हैं डेटा क्यूब्स के बारे में, थोड़ी डेफिनेशन वगैरह वो सब भी तो लिखना होगा ना एग्जाम में, तो वो देख लेते हैं। हालांकि कंसेप्ट तुम समझ गए हो, ठीक है, अब टेंशन नहीं लेना है तुम्हें, खुद से लिख दोगे, लेकिन एक बार ये भी रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ डेटा क्यूब इज अ मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन डेटा वेयर हाउस। समझ ही गए होगे कि मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा वेयर हाउस में यूज होता है। जस्ट लाइक इन अ नॉर्मल डेटा बेस, डेटा इज स्टोर्ड ओनली इन 2D टेबल। ये सब मैंने देखो सब कुछ तुम्हें बता दिया है, ठीक है, रीड करने की भी जरूरत नहीं है, ये सब खुद से रीड कर लेना, वही सब कुछ लिखा हुआ है। कि इसका बिगेस्ट एडवांटेज होता है कि प्री कैलकुलेटेड समराइज पहले से ही एडवांस में सपोज होता है, जो मैंने बताया था कि डेटा को ये मल्टी डायमेंशनल मॉडल लगा के अच्छे से उसको स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है। तो जब हम क्वेरी चलाते हैं तो हमें पहले से ही जो प्री कैलकुलेटेड समराइज ये सब एडवांस में हमें मिलता है, इसलिए जो भी क्वेरी होती है वो बहुत फास्ट रन करती है। The system does not have to calculate everything from scratch, which make the answer much faster. ठीक है, तो ये सब हम समझ गए। अब बात करते हैं OLAP, ओलैप ऑपरेशन। तो देखो जो भी डेटा होता है वो डेटा क्यूब्स के अंदर स्टोर होता है। ऐसे समझो कि जो डेटा क्यूब है वो बस एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे डेटा स्टोर है, लेकिन उस डेटा को व्यू करने के लिए, एनालाइज करने के लिए अलग अलग डायमेंशन से उसे एनालाइज करने के लिए हमें कुछ एक्शन लेने होते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। उन्हीं ऑपरेशन को हम ओलैप ऑपरेशन कहते हैं। मेनली अगर देखा जाए तो 2 ऑपरेशन होते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। पहला है तुम्हारा रोल अप। अब देखो अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो रोल अप को समझो तुम जूम आउट करना, और ड्रिल डाउन को समझो जूम इन करना। तो रोल अप में क्या होता है, मान के चलो तुम्हारे पास सेल्स का डेटा है 3 सिटीज का, लखनऊ, कानपुर, आगरा, ये 3 सिटीज का तुम्हारे पास डेटा है सेल्स का। लेकिन तुम पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सिटीज का डेटा ना देख के, यानी पर्टिकुलर सिटीज से एनालिसिस ना करके तुम एक ओवरऑल देखते हो, यानी जूम आउट करके देखना चाह रहे हो, तुम पूरे स्टेट का डेटा देख रहे हो, पूरे यूपी का, तो उसे कहते हैं रोल अप ऑपरेशन। मतलब तुम स्पेसिफिक ज़्यादा अंदर नहीं घुस रहे हो, ऊपर ऊपर देख रहे हो। और वहीं जो ड्रिल डाउन ऑपरेशन है ये जस्ट इसका अपोजिट है, कि तुम यहाँ पे जूम इन करते हो, यानी डिटेल में देखते हो, स्पेसिफिक जाते हो यहाँ पे। जैसे मान लो तुम्हारे पास 2025 का सेल्स का डेटा है, लेकिन तुम एक साल का डेटा ना देख के तुम पर्टिकुलर मंथ में जा रहे हो कि इस मंथ में कितनी सेल हुई, इस मंथ में कितनी सेल हुई, इस तरह तुम डिटेल में देख रहे हो।
तो बस यही है इन दोनों ऑपरेशन में, बस इतना ही था। और ये तो मैंने बता ही दिया है कि हाइपर क्यूब क्या होता है। मतलब अगर 3 से ज़्यादा डायमेंशंस हैं, 4 या 5 अगर डायमेंशन है तो फिर वो हाइपर क्यूब हो जाएगा। बाकी कंसेप्ट तुम्हारा सेम ही रहता है। मैंने इसलिए बता दिया था कि तुम्हें ये ना लगे कि बस 3 ही डायमेंशन होती हैं और क्यूब ही बनता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, हाइपर क्यूब भी बन जाएगा। अब बात करते हैं स्कीमा की। तो स्कीमाज, स्कीमा क्या होता है ये तुम सब जानते हो। स्कीमा मतलब डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, ब्लूप्रिंट, कुछ भी समझो। लेकिन यहाँ पर अभी जो हम इस चैप्टर में जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्कीमा से मेरा मतलब है जो टेबल्स हैं तुम्हारी, फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल, और इन टेबल्स को किस तरह डिज़ाइन किया गया है डेटाबेस में। तो मेनली हमें यहाँ पे 3 टाइप पढ़ने हैं। पहला है तुम्हारा स्टार स्कीमा, और दूसरा है तुम्हारा स्नोफ्लेक, और लास्ट है तुम्हारा गैलेक्सी। तो शुरू करते हैं स्टार स्कीमा से। तो इसमें सेंटर में फैक्ट टेबल होती है और इसके चारों तरफ डायमेंशन टेबल डायरेक्टली इससे कनेक्टेड होती हैं। और इसका जो शेप है वो स्टार जैसा दिखता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टार जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम स्टार स्कीमा रख दिया गया। ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो डायमेंशन टेबल हैं इसके चारों तरफ ये डीनॉर्मलाइज्ड होती हैं, मतलब कि डिवाइड नहीं होती हैं। नॉर्मलाइज मतलब टेबल डिवाइड कर देना, और डीनॉर्मलाइज मतलब टेबल डिवाइड नहीं होती हैं। जैसे समझाता हूँ, अगर सपोज करो ये डायमेंशन टेबल है लोकेशन की, ठीक, तो इसी के अंदर सिटी भी होगा, स्टेट भी होगा और कंट्री भी होगा। ना कि इस टेबल को डिवाइड करेंगे कि सिटी अलग हो और स्टेट अलग हो और कंट्री की टेबल अलग हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक। ये मैं क्यों इतना ध्यान से बता रहा हूँ, क्योंकि जो अगला स्कीमा है स्नोफ्लेक, उसमें ऐसा होता है। उसमें जो डायमेंशन टेबल होती है वो नॉर्मलाइज्ड होती है। ठीक है। तो अभी बता दिया ताकि जब वो पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अब एक बार इसको बस रीड कर लेते हैं। मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं बस वही लिखी हैं। ये जो स्टार स्कीमा है ये सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला डिज़ाइन है। इसके बाद इसकी डिज़ाइन कैसी होती है, जैसा कि मैंने बताया, बीच में फैक्ट टेबल होती है, सेंटर में आसपास डायमेंशन टेबल डायरेक्टली उससे कनेक्टेड होती हैं। इसका डायग्राम स्टार जैसा दिखता है। जो डायमेंशन टेबल होती हैं वो डीनॉर्मलाइज्ड होती हैं, और मतलब कि नो फर्दर सब टेबल्स एंड ऑल दी रिलेटेड डेटा इज स्टोर्ड इन सिंगल टेबल। ठीक है। एग्जांपल जो मैंने दिया लोकेशन की, ये सब मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ, ये देखो इसका एडवांटेज क्या होगा अब, क्योंकि जो टेबल हैं वो डीनॉर्मलाइज्ड हैं, मतलब कि ज़्यादा टेबल नहीं है, तो हमें कम से कम जॉइन लगाने पड़ेंगे। तो हमारी जो क्वेरी होगी वो काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूट होगी। ठीक, इतना समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले स्कीमा की तरफ जो कि है स्नोफ्लेक स्कीमा। अब सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं इसको स्नोफ्लेक स्कीमा क्यों कहते हैं। इसमें भी वही भले ही देखो इसमें लिखा है आगे कि जो ये स्नोफ्लेक स्कीमा है वो एक एडवांस और कॉम्प्लेक्स वर्जन है स्टार स्कीमा का, लेकिन अब वो बस लिखा है, लेकिन ऐसा खास कुछ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। बीच में वही फैक्ट टेबल है और आसपास चारों तरफ इसके डायमेंशन टेबल हैं। बस डायमेंशन में क्या है कि थोड़ा सा उसको और डिवाइड कर दिया है, यानी नॉर्मलाइज्ड कर दिया है। और अब क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे जैसे ये तुम्हारा स्नोफ्लेक में होता है ना, देखो इसको ध्यान से, ऐसा लगता है और आगे जाके डिवाइड हुए हैं। बस वही इसको कंपेयर करके ये स्नोफ्लेक जैसा दिखने लगा, तो इसका नाम स्नोफ्लेक स्कीमा रख दिया गया। तो ये मैंने बता दिया कि एडवांस और कॉम्प्लेक्स वर्जन होता है स्टार स्कीमा का। डिज़ाइन मैंने बता दिया, बीच में फैक्ट टेबल और आसपास वही तुम्हारी डायमेंशन टेबल जो कि फर्दर डिवाइड होती हैं स्मॉलर पार्ट में, स्मॉलर टेबल में, जो कि जिसे हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड। और क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइज कर रहे हो, टेबल ज़्यादा हो रही हैं तो ज़्यादा जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, इसलिए जो क्वेरी हैं वो काफ़ी स्लो हो जाएंगी। ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। लेकिन अब इसका एडवांटेज भी हमें ये मिलेगा कि जब हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे टेबल ज़्यादा हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि जो रिडंडेंसी है वो घट जाएगी, मतलब जो डेटा है वो रिपीट नहीं होगा, तो हमारी जो स्टोरेज है वो बचेगी। और एग्जांपल भी इसका शायद मैंने अभी नहीं दिया, चलो एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे वहाँ हमने एग्जांपल दिया था ना लोकेशन का,
ये वहाँ पे क्या था, एक ही टेबल में सिटी भी था, स्टेट भी था, कंट्री भी था। लेकिन यहाँ पे क्या है, टेबल को और फर्दर डिवाइड कर देंगे, सिटी की अलग होगी, स्टेट की अलग होगी और कंट्री की अलग टेबल होगी। ठीक है, ये सब मैंने बता ही दिया है। चलो, तो ये पूरा समझ गए इसका नाम ऐसा क्यों है और ये सब इसकी वर्किंग डिज़ाइन सब देख लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो ये लास्ट है थर्ड वन, फैक्ट कंस्टलेशन कॉन्स्टलेशन, या फिर इसे हम कह सकते हैं गैलेक्सी स्कीमा। तो इसमें क्या होता है, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये जो गैलेक्सी स्कीमा, जो फैक्ट कॉन्स्टलेशन है, ये जो कंसेप्ट मतलब ये स्कीमा क्यों बनाया गया। तो देखो, जो भी तुम्हारी बिग कंपनीज हैं लाइक amazon, रिलायंस, इन कंपनीज को इन कंपनीज के लिए सिंगल फैक्ट टेबल इनफ नहीं है, इन्हें कॉम्प्लेक्स डिजाइन चाहिए, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा का एनालिसिस करनी होती है। तो इसलिए ये जो स्कीमा है, इसमें मल्टीपल तुम्हारी फैक्ट टेबल होती हैं। अभी इस डायग्राम में तुम्हें दो फैक्ट टेबल शो करी गई हैं, लेकिन और भी हो सकती हैं। और डायमेंशन टेबल जैसे बाकी के स्कीमा में था, वैसे यहाँ भी इसके आसपास जो डायमेंशन टेबल है वो कनेक्टेड होती हैं। कुछ डायमेंशन टेबल ये लोग आपस में भी कॉमनली शेयर करते हैं। अब इसका ये एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं तो थोड़ा और समझ आएंगी चीज़ें। वन टेबल इज सेल्स फैक्ट टेबल एंड अनदर टेबल इज शिपिंग फैक्ट टेबल। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ये जो दो टेबल हैं, इनमें से एक टेबल है सेल्स फैक्ट की और दूसरी है शिपिंग फैक्ट की। सेल्स फैक्ट टेबल में तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हें बताएगी हाउ मच वॉज सोल्ड, कितना प्रोडक्ट सोल्ड हुआ। और जो शिपिंग फैक्ट टेबल है, ये तुम्हें बताएगी हाउ द प्रोडक्ट वॉज डिलीवर्ड। ठीक है, अब ये जो दोनों टेबल हैं, इनके बीच डायमेंशन टेबल कुछ कॉमन होंगी। मान लेते हैं दो डायमेंशन टेबल हैं, कौन कौन सी, एक है तुम्हारी टाइम डायमेंशन और दूसरी है प्रोडक्ट डायमेंशन। बोथ फैक्ट टेबल कैन शेयर कॉमन डायमेंशन। तो ये दोनों डायमेंशन टेबल शेयर करी जाएंगी आपस में, जैसा कि यहाँ पे तुम डायग्राम में देख सकते हो। बिकॉज मैनी स्टार, अच्छा हाँ, ये मैंने जो कि काफी इंपॉर्टेंट मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, इसका नाम फैक्ट कंस्टलेशन और गैलेक्सी स्कीमा, ये नाम कैसे पड़ा। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, जो कि तुम्हें मतलब समझ आ गया होगा कि अब जैसा कि फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल जब वहाँ था, तुम्हारा जो सबसे पहला स्कीमा था, वहाँ पे फैक्ट और डायमेंशन टेबल ये हमें स्टार जैसी दिख रही थी। अब क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा फैक्ट टेबल हैं, तो ये देखने में मतलब जिसने भी नाम रखा उसको देखने वाले को लगा, हालांकि मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन देखने वाले को लगा कि कई सारे स्टार्स हैं, उसे ऐसा दिखने में लगा। अब क्योंकि ग्रुप ऑफ स्टार से गैलेक्सी फॉर्म होता है, तो उसे ये एज अ गैलेक्सी उसे लगा, स्ट्रक्चर जो बना वो गैलेक्सी जैसा, इसलिए इसका नाम गैलेक्सी स्कीमा रख दिया। हाँ, आपके मन में आ रहा होगा कि गैलेक्सी में सिर्फ स्टार नहीं होते, और भी कई सारी चीज़ें हैं, स्टार्स होते हैं, गैसेस, डस्ट, डार्क मैटर, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी के लिए बस समझो कि हाँ, ग्रुप ऑफ स्टार से गैलेक्सी फॉर्म होता है, इसलिए उसका नाम ऐसा पड़ गया। अब बात करते हैं फैक्ट कंसलेशन नाम कैसे पड़ा। अब क्योंकि देखो इसमें कई सारी फैक्ट टेबल हैं, तो वहाँ से तुम्हारा फैक्ट वर्ड आ गया, और क्योंकि यहाँ ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, मतलब ऐसा देखने वाले को लगा, और ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशंस, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया फैक्ट कॉन्स्टलेशंस। ठीक है, तो मैंने ये भी कवर कर दिया। अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं। इट कैन हैंडल वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड मल्टीपल डिपार्टमेंट साइमल्टेनियसली। देखो यहाँ पर ये एक सिंपल सा एक एडवांटेज लिखा हुआ है, केवल एक एडवांटेज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब अगर तुम्हें ये समझ आ गया है, अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो कि कैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हैंडल करता है और मल्टीपल डिपार्टमेंट को साइमल्टेनियसली, तो ठीक है, ये चैप्टर यहीं से ख़त्म होता है। और वीडियो थोड़ा सा स्किप कर, तो लास्ट में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, कैसे क्या चैप्टर को तैयार करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो वो देखो, और इसके बाद में वीडियो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अभी भी रिलेट नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं आया है, तो मैं इसको समझा देता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको ये लगे कि ये एक छोटा सा एडवांटेज और एक लाइन का उसको रीड करो और ख़त्म करो, जैसे बाकी के यूट्यूब पर एजुकेटर्स करते हैं, कि अगर जिस लाइन का मतलब समझ आया तो उसे एक्सप्लेन कर दिया 3-4 मिनट, और अगर नहीं आया तो बस एक बार रीड करके आगे बढ़ गए। लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता हूँ, तो अब मैं इसको और अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो अब ज़रा ध्यान से सुनना। देखो, जब कंपनी छोटी होती है तो एक स्टार स्कीमा से काम चल जाता है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं उस टाइम। जैसे कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ सेल्स का, तो अगर छोटी कंपनी है तो हो सकता है हम केवल सेल्स ही देख रहे हों। पर एक बड़ी कंपनी जैसे
अमेज़न, फ्लिपकार्ट, यहाँ पर केवल सेल्स डिपार्टमेंट तो होता नहीं है कि बस केवल हमें सेल्स ही देखनी है। यहाँ तो अलग-अलग कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे तुम्हारा सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, शिपिंग डिपार्टमेंट हो गया, इन्वेंटरी डिपार्टमेंट हो गया। सेल्स डिपार्टमेंट क्या देखेगा कि कितना पैसा आया, कितनी सेल्स हुई, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। और शिपिंग डिपार्टमेंट देखेगा कि जो भी प्रोडक्ट है वो सही टाइम पर डिलीवर हुआ कि नहीं। और इन्वेंटरी डिपार्टमेंट देखेगा कि जो स्टॉक है वो कहाँ क्या घट रहा है, कहाँ क्या बढ़ रहा है, उसको मेंटेन करना, ये सब। नाउ लेट्स सी हाउ द गैलेक्सी स्कीमा हैंडल ऑल दिस टुगेदर, कि गैलेक्सी स्कीमा कैसे इन सारे डिपार्टमेंट को एक साथ हैंडल करता है। और इसीलिए मैंने बताया यही तो उसका एडवांटेज है कि वो कई सारे डिपार्टमेंट को एक साथ हैंडल करता है ना। हैंडल वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड मल्टीपल डिपार्टमेंट साइमल्टेनियसली। तो कैसे हैंडल करता है वो देखते हैं। तो जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा था, तो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक अलग फैक्ट टेबल होती है। जैसे अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक है सेल्स फैक्ट टेबल, और ये जो दूसरी है ये है तुम्हारी शिपिंग फैक्ट टेबल। अब ये जो सेल्स फैक्ट टेबल है इसमें लिखा होगा कितने का आइटम बिका, कितना डिस्काउंट दिया, ये सब। और जो शिपिंग फैक्ट टेबल है इसमें लिखा होगा डिलीवरी चार्ज कितना लगा, आइटम का वेट कितना था, इस टाइप की चीज़ें। मतलब बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इन दोनों डिपार्टमेंट में, मतलब सेल्स और शिपिंग, ये जो दो डिपार्टमेंट हैं जिनकी हमने दो टेबल बनाई हैं, दो फैक्ट टेबल हैं दोनों की, इन दोनों डिपार्टमेंट में कुछ बातें कॉमन होती हैं या कॉमन होंगी। जैसे टाइम हो गया, प्रोडक्ट हो गया और कस्टमर हो गया। टाइम की बात करें तो इस टेबल में सेल्स होगा कि किस दिन, या मतलब टाइम उसका कि किस दिन वो सेल हुई। और शिपिंग में होगा कि किस दिन वो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ। इसी तरह प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें जो होगा वो होगा कि कौन से प्रोडक्ट की सेल हुई, और यहाँ पर होगा कौन सा प्रोडक्ट शिप हुआ, कौन सा प्रोडक्ट डिलीवर हुआ। बात करें कस्टमर की तो यहाँ पर होगा कि किस कस्टमर ने खरीदा, मतलब किसको तुमने सेल किया। और शिपिंग में क्या होगा कि किस कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, मतलब किसको शिप किया गया। तो इस तरह ये तीनों जो हैं ये इन दोनों में ही कॉमन है। अब ये जो गैलेक्सी स्कीमा है, डायग्राम पर चलते हैं वापस। ये जो गैलेक्सी स्कीमा है ये क्या करता है कि दोनों ही फैक्ट टेबल को एक ही सिस्टम में रखता है, ठीक। और जो भी उनके बीच कॉमन है, जैसे यहाँ पर कॉमन क्या था, ये सब था ना कॉमन, तो ये जो भी कॉमन होता है उनको इन टेबल के बीच में रखता है। तो अब इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है वो सुनो। पहला बेनिफिट ये है कि डेटा रिपीट नहीं होता, और दूसरा है क्रॉस डिपार्टमेंट एनालिसिस। अब पहले इससे देखते हैं कि इसका क्या मतलब है कि डेटा रिपीट नहीं होता। तो देखो इसका मतलब सिंपल सा है कि प्रोडक्ट की डिटेल को बार बार नहीं लिखना पड़ता। दोनों डिपार्टमेंट एक ही प्रोडक्ट टेबल से डेटा उठा लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो सिस्टम है फास्ट रहता है और क्लीन रहता है। अब बात करते हैं क्रॉस डिपार्टमेंट एनालिसिस की। तो इसका मतलब है कि मतलब एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि जैसे मैनेजर है कोई कंपनी का, तो वो चाहे तो एक ही स्क्रीन पर दोनों डिपार्टमेंट का जो डेटा है उसे कंपेयर कर सकता है। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि ये जो गैलेक्सी स्कीमा जो होता है वो दोनों ही फैक्ट टेबल को एक ही सिस्टम में रखता है। तो इसलिए जो मैनेजर है वो दोनों डिपार्टमेंट का जो डेटा है वो कंपेयर कर सकता है। जैसे कोई एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैनेजर चाहे तो वो ये देख सकता है कि जो लैपटॉप 10 जनवरी को बिका, ठीक। सेल्स फैक्ट टेबल में देखेगा कि जो लैपटॉप 10 जनवरी को बिका, क्या वो 12 जनवरी तक कानपुर में डिलीवर हो गया या नहीं। ये शिपिंग डेटा में देखेगा, या जो शिपिंग टेबल है। तो क्योंकि टेबल एक ही सिस्टम में है तो दोनों को ऐसे वो कंपेयर कर पा रहा है बहुत आसानी से। तो ये दो बेनिफिट हैं जो मैंने यहाँ पे बता दिया है। और कैसे क्या मतलब इसकी वर्किंग है सारा कुछ मैंने समझा दिया। तो अब ये एडवांटेज बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि मतलब कैसे ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हैंडल कर रहा है और कैसे मल्टीपल डिपार्टमेंट को एक साथ हैंडल कर रहा है।